शहजाद जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, और सवाल यह है कि क्या वाकई सस्पेंस हो गया है शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर मध्य प्रदेश में? रावण जब हार रहा था तो मेघनाथ कुंभकर्ण को उतार दिया, ये आरोप लगा रहे हैं कमलनाथ आपकी पार्टी पर। सवाल यह है कि जिनको लड़वाना था उन सबको लड़ने के लिए क्यों उतार दिया? देखिए, सबसे पहले तो अंजना जी, आज जब हमारे मंत्री और कुछ सांसद लड़ रहे हैं तो इसमें सस्पेंस और सरप्राइज क्यों है? इससे पहले भी आपने देखा होगा त्रिपुरा में क्या प्रतिमा भौमिक जी नहीं लड़ी थी? क्या उत्तर प्रदेश में 2017 में, मुझे याद आ रहा है, कई सारे हमारे सांसद लड़े थे, तब भी यही सारी बातें कही गई थी, परंतु हमने तब भी कहा था कि हम कॉन्फिडेंट है, इसीलिए हम लड़ रहे हैं। मैं तो कहता हूं शायद आरिफ मसूद साहब बैठे हैं यहाँ पर, इतने कॉन्फिडेंट है वो कि वो जीतने वाले दिग्विजय सिंह जी का नाम ऐलान कर ले कि वो भी लड़ेंगे चुनाव। वो तो दिग्विजय सिंह जी का नाम भी नहीं लेते, क्योंकि जैसे ही वो नाम लेंगे तो बंटाधार याद आएगा। और बंटाधार कैसे किया था मध्य प्रदेश का कांग्रेस पार्टी ने? 5 साल छोड़कर 56 से लेकर 2003 तक इनकी सरकार थी। क्या किया था इन्होंने? बीमारू राज्य बना दिया था। आज जो मध्य प्रदेश में 16% की ग्रोथ रेट है, पिछले 8-10 साल से एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट अगर 8 से 10% से ज्यादा है, आपने देखा है कि प्रति व्यक्ति आय 11-12 हजार से बढ़कर आज 1,40,000 हुई है। 60,000 किलोमीटर मात्र रास्ते होते थे, आज 5 लाख किलोमीटर रास्ते हो चुके हैं। आज जिस प्रकार से नक्सल मुक्त हो चुका है, सिमी मुक्त हो चुका है, और इससे कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। बिजली का डेफिसिट होता था, आज बिजली सरप्लस हो चुकी है। और आज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश विकास के पथ पर चला है, तो ये विकास का मॉडल है हमारे सामने, जिसको लेकर हम जा रहे हैं जनता के सामने। पर मुझे बता दीजिए कि कमलनाथ जी को इन्होंने घोषणा की है मध्य प्रदेश में, हालांकि राजस्थान में घोषणा क्यों नहीं की है मुझे समझ में नहीं आता। अशोक गहलोत जी तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है। पर मैं आरिफ मसूद जी से पूछना चाहता हूं, कमलनाथ जी ने तो, जो आपके मुख्यमंत्री के चेहरे आप कह रहे हैं, उन्होंने हिंदू राष्ट्र की वकालत की है, आप स्वीकारते हैं ना? मसूद साहब, आपकी तरफ उन्होंने एक देखिए यॉकर उछाल दिया, इसका जवाब दीजिए। बहुत अच्छे। और पार्टी उनकी, जी, इनका चुनाव उनको लड़ना है, ठीक है। पहले तो रुके पहले सवाल सुन लीजिए, अंजना जी, पहले क्या ठीक, हाँ, सवाल सुनिए ना। मेरा सवाल आपसे ये है कि इनकी पार्टी है, इनको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है और इनको कोशिश करना है कि एक बार फिर से वो चुनावी जीत हासिल करें। ऐसे में उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि 3 केंद्रीय मंत्री, जो कि वाकई बड़े चेहरे हैं मध्य प्रदेश के, कई सांसद हैं, उन सबको उतार रहे हैं। फिर कई बार होता है ना कि ये गुस्से में हरवा दिया इसने, उसने हरवा दिया, वो सब भी कंट्रोल में आ जाएंगे। आरिफ जी, देखिए, एक बड़ी स्पष्ट बात है, ये इनकी पार्टी का निर्णय ले रहा है, उस निर्णय से हमको कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि इन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि पराजय की तरफ चले गए, क्योंकि 2018 में भी जनता ने हमको ही विश्वास दिया था, धोखा हमारे साथ हुआ। अब ये बात कर रहे हैं राजस्थान की, बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी की, तो इनसे शाहिद भाई आप ये तो बताइएगा कि आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को क्यों नहीं उतारा, उनका नाम आपने क्यों नहीं दिया? और बड़ी स्पष्ट बात है कि जो हमारे 3 बहुत सिटिंग एमएलए हैं, तरुण भानोट, संजय शुक्ला, ये इन सबके सामने इन्होंने साबित कर दिया, कि वो इतने भारी पड़ रहे थे कि इनके पास लोकल, अब इनका लीडर लड़ नहीं सकता था सामने, तो खड़े होने के लिए इनको केंद्रीय मंत्री और सांसदों को लाना पड़ा। रहा विकास का, ये 18 साल के विकास का रोना ये लोग कब तक रोएंगे कि दिग्विजय सिंह जी के टाइम पे गड्ढे थे, तो दिग्विजय सिंह जी के टाइम पे ये था। भैया 18 साल से आपकी सरकार है, आप विकास के ऊपर क्यों नहीं बात करते? आप भ्रष्टाचार के ऊपर क्यों नहीं बात करते? जवाब दीजिए शहजाद जी। दिग्विजय जी को कब तक याद दिलाते रहेंगे? अब तो कई सालों से आप लोगों का शासन तो है। हमारे मंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम क्यों नहीं डाला है, पूछ रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी से इतनी इनको मैं दोनों सवाल याद थे मुझे। दिग्विजय सिंह जी से इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है? चलिए छोड़ देते हैं, आपकी दुखती रग है उस पर हाथ नहीं लगाते हैं, पता चला लोगों को याद आ जाएगा। शर्मिंदगी नहीं हो रही ना, दिग्विजय सिंह पे शर्मिंदगी। एक सेकंड अंजना जी, अपनी अपनी बारी में हम बात रख ले। अंजना जी, आपके शो का नया नियम बना है। अंजना जी, आपके तो शो का नया नियम बना है। मसूद साहब, जिसका नाम लूं वही जवाब दे। मैं आपसे जवाब लूंगी, ये मेरी आपको कमिटमेंट है, लेकिन आप प्लीज बीच में ना बोले, शाउटिंग मैच ना बनाए प्लीज। हाँ शहजाद जी। वैसे अंजना जी, वैसे तो हमारे मंत्री जो है वीरेंद्र कुमार खटीक, उनको भी अभी कोई टिकट अनाउंस नहीं हुआ है, वो भी मंत्री है। केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्यों इतनी ऑब्सेशन है इनको?
हमारे 28 सांसद है, सारे सांसदों को लड़वा दिया। ये हमारी स्ट्रैटेजी का मामला है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? आप तो ये बताओ ना, 15 महीने की सरकार की 15 उपलब्धि, 15,000 करोड़ के घोटाले के अलावा करप्शन नाथ की कोई उपलब्धि थी क्या? और बताइए, बाकी सब छोड़ देते। इन्होंने कहा कि हमारी जीत हुई, अरे 2018 में हमें वोट शेयर ज्यादा मिला। चलिए, उसकी पुष्टि आपको तब हो गई जब 2019 में आप लोग कह रहे हैं आप जीते। आपकी 15 महीने की सरकार के थोड़े से परफॉर्मेंस के बाद क्या हुआ कि वहां पर 28 सीटें हमें मिल गई लोकसभा की। तो ये तो आपकी सरकार का परफॉर्मेंस। और ये क्या कह रहे हैं, विकास के काम क्यों नहीं गिनवाते? चलिए, मैं विकास के काम गिनवा देता हूं। आप बता दीजिए अपने कार्यकाल में 15 महीने में क्या किया। मैं आपको हमारा बता देता हूं। 3.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड, 44 लाख पक्के आवास, 64 लाख घरों तक पीने का पानी, 16% इंटरेस्ट रेट था फार्मर्स के लोन पर, वो 0% कर दिया। CMI डेटा अगर 2003 में मैं आपको ले जाऊं तो आपका 20% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, आज वो 2 या 3% पर आ चुका है। आपको मैं बता दूं कि 70,000 करोड़ का GSDP था, आज 13 लाख करोड़ का GSDP है। जो माइनस इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट था, 24% इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है। आज वीट में केवल मैं आपको बताता हूं, आरिफ जी सुनिए, आप आपके प्रदेश की बात बता रहा हूं, उपलब्धि है 45% भारत का जो वीट एक्सपोर्ट होता है वो मध्य प्रदेश से जाता है। मध्य प्रदेश नंबर 1 है। आपको तो गर्व होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप भी जाकर शिवराज जी और हमारी सरकार के लिए ही वोट देकर आएंगे। तो इसीलिए आरिफ जी मैं कह रहा हूं, आप तो केवल एक बात बता दीजिए, हिंदू राष्ट्र वाला स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल है कि नहीं है? धीरेन्द्र शास्त्री जी को बुलाया इन्होंने, आपको एक्सेप्टेबल है या नहीं है? मुझे तो याद आ रहा है 1-2 बयान आपने तो वंदे मातरम का भी विरोध किया हुआ। ठीक है, इसके बाद शशि शेखर जी और प्रदीप जी मैं फौरन आऊंगी, लेकिन आरिफ मसूद साहब, आप अपनी बात बहुत मुखर होकर बोलने के लिए जाने जाते हैं। हिंदू राष्ट्र वाले पर भी जवाब दे दीजिए। कमलनाथ जी ने कहा है कि 82% हिंदुओं के साथ तो हम पहले से ही हिंदू राष्ट्र। बिल्कुल दूंगा। हाँ। बिल्कुल दूंगा, अरे बिल्कुल देंगे, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम वाले नहीं है ना, हम इंसानियत वाले हैं, हम संविधान वाले हैं। कोई जवाब देने में डर नहीं पड़ा। ये उनका व्यक्तिगत और निजी मामला था, और अगर कमलनाथ जी ने बुला लिया तो इन्हें क्यों तकलीफ है? दूसरा, जितनी ये स्कीमें बता रहे थे ये पेपर पे अच्छी लग रही है, उसको पलट भी लें और उस पेपर पे देखें कि बलात्कार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है कि नहीं है, रेपिस्ट का क्या हाल है वो भी जरा देख लें, किसानों का क्या हाल है, कितनी आत्महत्याएं किसानों ने करी, उस पर्चा पलट कर उस पर यह भी लिख लें। शाहिद जी, यह भी लिख लें कि नौजवानों ने कितनी आत्महत्याएं इस 18 महीने और 2 साल के पीरियड में अभी दोबारा शिवराज जी की सरकार बनने पर करी, यह भी डाटा निकाल लें। जितनी स्कीमें चल रही हैं, और जो 15 महीने का पूछ रहा है किसानों का, जब हमने हाउस में क्वेश्चन करा तो इन्हीं के कृषि मंत्री ने एक्सेप्ट करा कि हाँ कमलनाथ जी ने इतना कर्जा माफ करा था। ये तो झूठ का पुलिंदा लेके आ जाते हैं, इनको तो क्या है कुछ पता है नहीं। इधर उधर वाले जो इनको लिख कर दे देते हैं वो बोलने बैठ जाते हैं। सच्चाई जो है वो ये है। रहा सवाल आपने कैंडिडेट उतारे तो हमें कोई दिक्कत थोड़ी, हम तो ये कह रहे हैं कि आपने ये स्वीकार कर लिया कि हमारे मौजूदा जो विधायक हैं वो बड़े मजबूत हैं और उनको हराने के लिए आपको केंद्रीय मंत्री और सांसद को लाना पड़ा। आइए, वेलकम। दोबारा 2023 में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, फिर आपसे दोबारा बात करेंगे। ठीक है। शशि जी अब थोड़ा सा शहजादी रुक जाइए प्लीज। शशि शेखर जी और प्रदीप गुप्ता जी। शशि जी नहीं, फिर वो चलता रहेगा ना, फिर वो भी जवाब मांगेंगे ना, फिर वो शशि जी वो कह रहे हैं मोस्ट वेलकम, विधायक जी कह रहे हैं मोस्ट वेलकम। वो कह रहे हैं कि डर गई है बीजेपी। डर है या फिर मतलब जिनको जो लड़ाने के लिए उतरते हैं मैदान में कई बार वो खेल खराब भी करते हैं, इसीलिए उन्हीं को उतार दिया है मैदान में कि खुद ही लड़िए आप लोग चुनाव से। अंजना, मैं विधायक जी की बात का जवाब नहीं दे रहा, मैं जो सोच समझ रहा हूं मैं उसको आपसे अर्ज करता हूं। 3 बातें बहुत साफ है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से स्ट्रेटेजी रही है कि वो सामने वाले को चौंकाती है। आप याद करें, और ये जरूरी नहीं कि वो चौंकाना हमेशा काम आए, लेकिन वो चौंकाती है और वो चर्चा को अपनी तरफ समेट लेती है। 18 साल से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हो सकता है कि वहां कुछ एंटी इनकम्बेंसी मुख्यमंत्री को लेके हो सकता है मंत्रियों को लेके हो सकता है लोकल विधायकों को लेके हो, और ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है लोकतंत्र की। तो उस एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए जरूरी है कि आप कुछ एक चौंकाने वाले उम्मीदवार दे दें। किसी ने खुद भी कल्पना नहीं की थी। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं तो तैयार ही नहीं था, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया जब मुझे मैसेज मिला। असंभव नहीं है, पार्टी ने कहा वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये दांव हमेशा कामयाब हो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं ये दिमनी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, संसदीय क्षेत्र, लेकिन वहां पर पिछली बार कुल 27 मतों से बीजेपी हारी थी।
और उस समय भी कई सवाल उठे थे कि ऐसा कैसे हुआ। वहां पे बहुत जातीय संघर्ष है ब्राह्मणों और ठाकुरों के बीच में, तो चुनाव बहुत जबरदस्त होगा। पर एक डैशबोर्ड जरूर बीजेपी ने बहुत बढ़िया बनाया है, और वो डैशबोर्ड ये है कि वो 2024 को भी देखता है शायद, कि उसमें आदिवासी भी हैं, उसमें पिछड़े भी हैं, उसमें ब्राह्मण भी हैं, और उसमें राजपूत भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार इनकी बनती है, पहले तो अगर शब्द का जरूर मैं इस्तेमाल करूंगा, तो उनके पास मुख्यमंत्री के लिए ऐसे चेहरे हो सकते हैं कि अगर वनवासी मुख्यमंत्री नहीं है तो कुलस्ते हैं, ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है कि एक 18 वर्ष के मुख्यमंत्री के रहते हुए क्या इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ। तो राजनीति ऐसा गेम है सांप सीढ़ी का, ये जरूरी नहीं है कि एक चीज फायदे में चली जाए, पर यह बात जरूर है कि आज की चर्चा बीजेपी लूट ली गई इसके जरिए। प्रदीप जी, अब मुझे ये बताइए कि अगर ये तीनों केंद्रीय मंत्री और सांसदों का क्या, वो भी अब सपने ये पालने कि हमें तो पार्टी ने टिकट दे दिया है, मैं भी सीएम प्रोबेबल बन गया, सपना तो कोई भी देख सकता है, और शिवराज जी की नींद हराम होगी ही इससे, चाहे वो सामने आकर जितना भी एकदम करेजियस फेस रख रहे हो। तो एक तो केंद्रीय मंत्रियों का आपका जो लेंस है चुनावी पॉलिटिक्स को पढ़ने का, वो क्या कहता है? केंद्रीय मंत्रियों के उतरने से क्या फायदा या नुकसान होता है सांसदों के उतरने से? और दूसरा ये, अगर इन सबने सपने पाल लिए सीएम बनने के तो क्या होगा? देखिए अंजना जी, बीजेपी की खास बात ये हमेशा रहती है कि वो किसी भी चुनाव में, छोटा हो बड़ा हो, प्रदेश का हो, देश का हो, वार्ड का हो, म्युनिसिपैलिटी का हो, वो कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ती है, कोई भी ऐसा बोलते हैं ना अनटर्न स्टोन नहीं छोड़ती है कि कोई संभावना रहे। अब रह गई बात इन केंद्रीय मंत्री और सांसदों की, सबसे ज्यादा चर्चित सीट जो चर्चा की बात हो रही है नरेंद्र सिंह तोमर जी की हो रही है। दिग्गज नेता है मध्य प्रदेश के और केंद्रीय मंत्री हैं। मैं आपको बता दूं, उनको जो सीट दी गई है, वैसे तो ये सारी की सारी सीटें जो है उसमें बीजेपी 8 में से, जिन 8 सीटों की हम चर्चा कर रहे हैं, 8 में से 6 जगह कांग्रेस जीती है पिछले चुनाव में, 6 जगह कांग्रेस जीती है। और जहां से नरसिंहपुर से टिकट दी गई है वहां पर प्रहलाद सिंह पटेल के भाई जालिम सिंह पटेल अभी एमएलए वर्तमान में बीजेपी के, उनके पारिवारिक दिक्कतें हुई थी, उनके बेटे की भी डेथ हो गई, तो एक थोड़ी सी मुसीबत वाली कहानी है, और सीधी से पाठक को दिया गया है। अब मैं दिमनी की बात आपको बताना चाहूंगा, और दर्शकों को बड़ी रुचि है उसके अंदर दिमनी की सबकी। दिमनी एक ऐसी सीट है, उसकी ऐसी तासीर है राजनीतिक कि पिछले 20 के चुनाव में बीजेपी हारी वहां पर करीब 18,000 वोट से, और जिन गिरिराज दंतोड़िया से हारी जो कांग्रेस में थे, वो फिर सिंधिया जी के साथ भाजपा में शामिल हुए, और फिर बाई इलेक्शन जो हुए 2020 के, फिर वही दंतोड़िया जी जो पिछली बार जीते थे वो 28,000 वोटों से हारे। आप समझिए, बाई इलेक्शन में सिर्फ 2 सीट कांग्रेस जीत पाई थी, बाकी सब बीजेपी जीती थी, उसमें 28,000 वोट से हारे थे। अब इस सीट की तासीर समझिए। और 2013 के चुनाव में इसी दिमनी सीट के ऊपर बीजेपी तीसरे नंबर पे थी, बीएसपी जीती थी, भारतीय बहुजन समाज पार्टी, उससे जीती थी बहुजन समाज पार्टी। तो और ये जो सीट आती है वो जो तोमर जी की लोकसभा सीट है मुरैना, उसकी एक ये विधानसभा सेगमेंट है, उसमें आती है। और रह गई बात इंदौर की, इंदौर 1 की जो सीट है, इंदौर में सबको पता है कैलाश वर्गीय जी लगातार जीतते आए हैं इंदौर से। पिछले बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, उनके बेटे ने दूसरी सीट से चुनाव लड़ा था। यहाँ पर जो संजय शुक्ला जीते थे कांग्रेस के, उनका अपना खुद का वर्चस्व इतना है कि वो सीट भी बीजेपी के लिए मुश्किल सीट है। भगत सिंह खुलस्ते की जो सीट है निवास की, वहां पे कांग्रेस जो जीती है करीब 28 से 30,000 वोटों से जीती, 28 से 30,000 वोट। तो ये जो सबको नजर आ रहा है कि सीएम वाली कहानी और ये कहानी और वो कहानी, तो ये सीट जो है बीजेपी की वीक सीट्स है।